तो इन तीनों प्रश्न में एक एक आंसर जो हम कहेंगे कि थोड़ा मुझे अच्छा लगा, उस आंसर को हम थोड़ा डिस्कस कर दें। पहले एक आंसर है आपका पहला वाला प्रश्न जो था ग्लोबलाइजेशन वाला प्रश्न, याद होगा आप लोगों को। होप कि यहाँ स्क्रीन पे आप लोगों को दिख भी रहा होगा, सभी को दिख रहा है क्लियर? आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, दिख रहा है। हाँ, तो ये प्रश्न था हमारा। प्रश्न क्या था कि जो वैश्वीकरण के दौर में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की जो प्रासंगिकता है उसका परीक्षण करना है, रिलेवेंस, ठीक है, प्रासंगिकता का परीक्षण करना है। आपको कंसंट्रेटेड होना है ग्लोबलाइजेशन से। अब यहां पर दो पॉइंट है कि यदि ग्लोबलाइजेशन को आप इंपॉर्टेंट मानते हैं तो उसके बाद आप या तो कहेंगे कि मिनिमम वेज का आज के समय में भी महत्व है, रिलेवेंस है, या कहेंगे मिनिमम वेज का आज के समय में कोई महत्व नहीं है, इसको समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, तो आप इसके या तो पक्ष में होंगे कि हाँ मिनिमम वेज जो है ग्लोबलाइजेशन के बाद भी इसका महत्व रहता है, या आप इसके विपक्ष में होंगे नहीं मिनिमम वेज के बाद ग्लोबलाइजेशन के बाद, वैश्वीकरण के बाद मिनिमम वेज का कोई महत्व नहीं रहता है। पहले इनके उत्तर को देख लेते हैं, फिर कुछ पॉइंट्स आपसे हम डिस्कस करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा आंसर। जैसे इन्होंने बड़े अच्छे से पॉइंट्स को अपना स्टार्ट किया कि न्यूनतम मजदूरी की अवधारणा का आधार यह है कि श्रमिकों को कम से कम इतनी मजदूरी अवश्य मिलनी चाहिए जिससे वो अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इसमें आप जोड़ सकते हैं इसके अलावा कि न्यूनतम आवश्यकताओं में जैसे उसका होता है भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, ये न्यूनतम आवश्यकताओं में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो कम से कम इतनी आवश्यकताएं जो है किसी व्यक्ति की पूरी हो सके उतना मजदूरी उसको मिलना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको इस लाइन को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने यहाँ पर अभिसमय संख्या 26/131 का उल्लेख किया है जो कि मिनिमम वेज फिक्सिंग मशीनरी से संबंधित है। आपका न्यूनतम मजदूरी का अभिसमय संख्या 26 है। मिनिमम वेज फिक्सिंग मशीनरी आपको 1928 का और 1970 का है। उसके बाद सिफारिश संख्या 30/135 भी इन्हीं से संबंधित है। इसके अलावा आप यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का भी जिक्र कर सकते थे। संविधान में आपको न्यूनतम मजदूरी का कहीं जिक्र है संविधान में? आर्टिकल 43 में क्या है उसके लिए टर्म? निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था करेगा। हाँ, न्यूनतम मजदूरी नहीं है, वो निर्वाह मजदूरी है। ठीक है, और दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है जैसा कि आप जानते होंगे, न्यूनतम मजदूरी, निर्वाह मजदूरी और तीसरा उचित मजदूरी। आपने सुना है नाम तीनों? ठीक है, तो न्यूनतम, उचित और निर्वाह, कुछ इस तरह से समझिए सीक्वेंस में। इससे ये ज्यादा हो जाएगा और इससे ये ज्यादा हो जाएगा। न्यूनतम मजदूरी तो मैंने आपको बता दिया कि उसमें न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। कौन कौन सी? भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य। इतनी न्यूनतम आवश्यकताएं जो है मनुष्य की पूरी हो जाए, कम से कम इतनी मजदूरी मिले जिससे कि उसका कार्य कुशलता जो है वो बना रहे। न्यूनतम मजदूरी जो है उसकी न्यूनतम आवश्यकताओं को इस प्रकार से पूरा करे कि उसकी कार्य कुशलता बनी रहे। अगर मान लीजिए किसी को भरपेट भोजन ही नहीं मिलेगा तो वो क्या काम करेगा, या उसकी जो न्यूनतम आवश्यकता है वही पूरी नहीं होगी तो उसका कार्य में मन कैसे लगेगा, उसका स्किल, उसका जो गुण है वो बना नहीं रहेगा। इसीलिए उसको न्यूनतम मजदूरी हम लोग कह रहे हैं। दूसरा है उचित मजदूरी। उचित मजदूरी जो है वो न्यूनतम मजदूरी से ज्यादा होगी लेकिन निर्वाह मजदूरी से कम होगी। ठीक है, ये होता है आपको उद्योगों की भुगतान क्षमता पर निर्भर करता है, राष्ट्र का राष्ट्रीय आय क्या है उस पर निर्भर करता है, उत्पादकता के आधार पर निर्भर करता है। बहुत सारी बातों पर जो है सो इसको जोड़ के देखा जाता है। मोटा मोटी समझिए कि अगर उद्योगों की भुगतान क्षमता अच्छी है तो वो, लेकिन बहुत ज्यादा वो पैसा नहीं दे सकते हैं, तो अपने भुगतान के हिसाब से वो अगर मिनिमम वेज से ज्यादा देते हैं तो वो उसका उचित मजदूरी कहलाएगा कि उनका उस हिसाब से प्रोडक्शन हो रहा है और प्रोडक्शन के हिसाब से वो उस रेशियो में, उस अनुपात में मजदूरों को मजदूरी दे रहे हैं। और जब हम कहते हैं निर्वाह मजदूरी की बात, तो एक अच्छे जीवन स्तर के लिए उसको हम मानते हैं, एक बढ़िया जीवन स्तर का द्योतक होता है। अच्छे जीवन स्तर में जहां पर कि शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, इन सब का तो
एक अच्छा स्टैंडर्ड हो ही। इसके अलावा ये शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, आवास, भोजन, वस्त्र के अलावा वो मनोरंजन वगैरह भी इसमें जुड़ता है। उसके लिए विलास की सामग्रियां वगैरह भी हो सकती है, लग्जरियस लाइफ जिसको कहते हैं, उसको भी वो पूरा कर सके। साथ ही जो विपरीत परिस्थितियां होती है उससे अपने आप को सुरक्षित रख सके। अगर मान लीजिए उसके घर में कोई ऐसी स्थिति हो गई, बहुत बड़ी बीमारी हो गई, कुछ हो गई, तो ऐसी स्थिति में उसके पास इतना इनकम होता है कि वो इन सब स्थितियों से अपने आप को सुरक्षित रख सके। यानी निर्वाह मजदूरी उचित मजदूरी से भी ज्यादा होता है। कोई आए हैं जुड़ने के लिए? नहीं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो उसके बाद फिर अब है कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध में वैश्विक व्यवस्था उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की ओर जो है बढ़ने लगी है। भारत ने भी इस व्यवस्था को 1991 के बाद तेजी से अपनाया है। सब अपना ग्लोबलाइजेशन की बात है। विश्व व्यापार संगठन जो है खुले बाजार की नीति वगैरह के बारे में कहता है। इन सब पॉइंट्स को उन्होंने इंक्लूड किया, अच्छा है, क्योंकि वैश्वीकरण के पश्चात जो है जैसे जैसे मार्केट ओपन होता गया, पूरे विश्व को एक बाजार के रूप में देखा जाने लगा। अब यहाँ पर जो है सो पूंजीवाद जो है समाजवाद के कॉन्सेप्ट पर हावी होने लगा। पूंजीवाद में है कि हर कोई चाहता है कि भाई हम मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट ले। तो ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं वो किसी न किसी चीज में कटौती करेगा। तो वो चाहता कि मार्केट फ्री हो और डिमांड और सप्लाई के कॉन्सेप्ट पर वो जो मार्केट कंट्रोल हो। जिस प्रकार से डिमांड हो उसी हिसाब से फिर उसका। तो अगर मान लीजिए वर्क फोर्स का डिमांड ज्यादा हो और वर्क फोर्स कम हो, तब तो वर्क फोर्स को उसमें फायदा होगा ओपन मार्केट में। लेकिन अगर ये बात उल्टी हो तो वहां पर दिक्कत होगी। तो इन सब बातों का भी इन्होंने जिक्र किया है। और इसको दो एंगल से बातों को देखना होगा कि न्यूनतम मजदूरी की आवश्यकता क्या है, ग्लोबलाइजेशन के बाद न्यूनतम मजदूरी का औचित्य क्या है, और अंत में आपको अपना निष्कर्ष निकालना है। ठीक है, तो इस आंसर को दोनों पॉइंट से लेते हुए इन्होंने जो है लास्ट में अपना निष्कर्ष दिया कि भाई ये सब बातें तो है, लेकिन भारत जैसे राष्ट्र में जो है श्रम बल की अत्यधिक उपलब्धता से देश में यह आवश्यक हो जाता है कि सरकार न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करे। नहीं तो क्या होगा, नियोजक को काफी ज्यादा श्रम बल अगर मिलेगा तो कोई भी कहेगा ठीक है वो 1200 रुपए में काम करने के लिए तैयार है तो हम 1000 रुपए में तैयार है, कोई कहेगा हम 800 रुपए में, क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है। तो ऐसी स्थिति में जो है सरकार कम से कम एक न्यूनतम मजदूरी का जो है जरूर से प्रबंध करे। इसके अलावा उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय का भी जिक्र किया है, संविधान के अनुच्छेद 23 का भी जिक्र किया है। मिला जुला करके आंसर अच्छा बनाया है इन्होंने जो प्रश्न का डिमांड था। लेकिन इसमें और भी कई बातें जुड़ सकती है, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे अभी। कहने का मतलब कि आंसर में आपको इन्हीं बातों का जिक्र करना चाहिए था। कुछ लोगों ने तो केवल न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को लिख दिया, और कुछ लोगों ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के साथ साथ कुछ बातें लिखी भी हैं, लेकिन और भी चीजें लिखी जा सकती है। तो अगर मैं उसको आपको अलग से फिर थोड़ा सा डिटेल करूं, तो हमारा प्रश्न क्या था, एग्जामिन द रिलेवेंस ऑफ मिनिमम वेज एक्ट 1948 इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण के दौर में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। ठीक है, अब इस प्रश्न को पहले दो हिस्सों में समझिए। एक तो पहला हिस्सा हो जाएगा कि न्यूनतम मजदूरी की क्या आवश्यकता है, या न्यूनतम मजदूरी के पक्ष में आप जो बातें सोच रहे हैं। ठीक है, तो एक तो हो जाएगा आप न्यूनतम मजदूरी के पक्ष में, और दूसरी बात हो जाएगी आपको वैश्वीकरण के पक्ष में कि भाई वैश्वीकरण के पश्चात जो ओपन मार्केट हो, और उसके बाद जो है बहुत जरूरत नहीं पड़ जाती है कि मार्केट को सरकार रेगुलेट करे। मजदूरी जो हो डिमांड और सप्लाई कॉन्सेप्ट के हिसाब से हो। यदि वर्कर ज्यादा है और काम कम है तो मजदूरी कम हो, जब काम ज्यादा है और वर्कर नहीं मिल रहा है तो मजदूरी ज्यादा हो। तो इस हिसाब से उसको रेगुलेट किया जाए। तो हम उसको दोनों वेज में दोनों तरीके से देख सकते हैं, मिनिमम वेज के सपोर्ट में या फिर ग्लोबलाइजेशन के सपोर्ट में। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स अलग अलग आते हैं ग्लोबलाइजेशन के सपोर्ट में। अब मिनिमम वेज के सपोर्ट में क्या है, न्यूनतम मजदूरी क्या करता है, सबसे पहले तो वो आपको पॉवर्टी को एलिमिनेट रिड्यूस करने का एक हथियार है, गरीबी को कम करने का एक औजार है। क्यों? क्यों है गरीबी को कम करने का औजार, कोई बताइए? क्योंकि उससे जब न्यूनतम मजदूरी मिलेगी तो अपनी की आवश्यकताओं को पूरा कर पाएगा। हाँ, निश्चित रूप से क्या है ना कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो नियोजक यहाँ पर क्या होगा, नियोजक जो है चाहेगा ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लेना। तो नियोजक क्या करेगा, शोषण करेगा। तो नियोजक का जो शोषण है उससे बचाएगा न्यूनतम मजदूरी का अधिनियम।
और उससे बचाने के बाद उसको कम से कम इतना तो उसको भुगतान मिले कि जिससे कि वो अपने करंट सिनेरियो में जो अपनी वर्तमान परिस्थिति है उसमें अपनी जिंदगी को बेहतर कर सके। तो इनकम उसका जो है एक सुनिश्चित इनकम जो है सरकार के स्तर से निर्धारित हो जाएगा। तो नियोजक के शोषण से भी उसको बचाएगा, गरीबी को कम करने में उसको हेल्प मिलेगा। उसके बाद आपने उसको कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ना है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि धन का जो है केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन, ठीक है, धन जो है इकट्ठा नहीं हो जाए। तो चूंकि नियोजक ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहेगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगी कि धन जो है नियोजक के पास ज्यादा से ज्यादा एकत्रित होने लगेगा। तो न्यूनतम मजदूरी, ग्रेचुटी एक्ट, बोनस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेज एक्ट, ये सब क्या करते हैं, धन के केंद्रीकरण को रोकने में, सेंट्रलाइजेशन को रोकने में जो है सो हेल्प करते हैं। अब इसके बाद जो है संविधान भी हमारा कई जगह पर जो है सो कहता है कि भाई न्यूनतम मजदूरी के बारे में आपको सोचना है कहाँ कहाँ। एक तो संविधान का आर्टिकल 23 किससे जुड़ा हुआ है, आर्टिकल 23 का वो शोषण नहीं कराया जाएगा बच्चा। हाँ, यहाँ पे मेन टर्म हम जो जानना चाह रहे हैं बलात् श्रम से, कि भाई उस या बेगार से कि काम करवा लिया उसको मजदूरी नहीं दिया, ठीक है, या काम करवा लिया उसको कम मजदूरी दिया। तो ये भी संविधान का उद्देश्य भी पूरा करता है ये हमारा। आर्टिकल 43 जैसा आपने जिक्र किया, निर्वाह मजदूरी, हालांकि ये निर्वाह मजदूरी काफी उच्च मजदूरी होती है न्यूनतम मजदूरी की तुलना में, लेकिन जब न्यूनतम मजदूरी हम सुनिश्चित कर लेंगे तभी तो हमारा कदम निर्वाह मजदूरी की तरफ बढ़ेगा। तो इसीलिए न्यूनतम मजदूरी आवश्यक है सुनिश्चित करना सरकार, ठीक है। उसके बाद आपको उसी तरह से बंधुआ मुक्ति मोर्चा का केस हुआ था, आपको 1997 में डिसीजन आया था इसका सुप्रीम कोर्ट का बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस में। उसमें कहा था कि भाई मिनिमम वेज से कम देना जो है ना, उसको बंधुआ बनाने जैसा, बॉन्डेड लेबर बनाने जैसी बात हो गई। अगर कोई न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान करता है तो वो एक तरह से उसको वो बॉन्डेड लेबर बनाता है, और इस आधार पर कई बार जो है सो रेस्क्यू कराया गया बॉन्डेड लेबर कह करके कि भाई उसको मिनिमम वेज से कम पे होता है, क्योंकि यदि कम पे होगा तो क्या होगा, उसकी आवश्यकताएं, उसके खर्चे पूरे नहीं होंगे, खर्चे पूरे नहीं हुए तो बाजार से कर्ज लेगा, मालिक से कर्ज लेगा, मालिक से कर्ज लेगा, मालिक फिर कहेगा तुम तो मेरे कर्जे के अंदर में हो, तुमको अब ये काम करना है फिर, या हमारे हिसाब से काम करना है, फिर वो पैसा कम मिल रहा है फिर वो कर्ज लेगा, और इस तरह से कर्ज के एक जाल में बंध जाएगा। तो उसको बॉन्डेज डेब्ट कहते हैं। तो इस तरह से इसको जो है सो न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना एक तरह से बंधुआ मजदूर बनाने जैसी बात हो गई। तो इसके अलावा आईएलओ की बात हमने अभी आपको बताई भी है, उन्होंने आंसर में अपना जिक्र भी किया था आईएलओ का। आईएलओ का कन्वेंशन नंबर जो है 26 और कन्वेंशन नंबर जो है आपको 131, ये दोनों जो है मिनिमम वेज फिक्सेशन से जुड़ा हुआ है। आईएलओ भी मानता है कि न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण होना चाहिए, और आईएलओ के जितने भी मेंबर कंट्री हैं उसमें मोर देन 90% जो है वो मिनिमम वेज के कॉन्सेप्ट को मानते हैं, अपने कंट्री में मिनिमम वेज को वो इम्प्लीमेंट भी करते हैं। हमारा न्यू लेबर कोड भी जो है इस पर विचार किया है मिनिमम वेज पर, और न्यू लेबर कोड का जो है कौन सा कोड आया है इस पर वेज के लिए, कोड ऑन वेज, हाँ वेतन संहिता कोड ऑन 2019 का। तो इसमें भी ये पैरामीटर रखा गया है, ठीक है, कि भाई कम से कम एक व्यक्ति जो रोजगार कर रहा है, तो रोजगार करने वाला व्यक्ति प्लस उसकी पति या पत्नी जो भी हो, जैसी स्थिति बने, मेल होगा तो पति पत्नी और फीमेल होगा तो पति, दो और प्लस 2 बच्चे, इन तीनों को जोड़ करके उसने 3 यूनिट माना है कि 3 वयस्क के बराबर उसको जो है खर्चा मिलना चाहिए। और कितना खर्चा मिलना चाहिए, तो 3 वयस्क के बराबर कितना खर्चा मिलना चाहिए, तो 2700 कैलोरी भोजन खर्च करने में, 2700 कैलोरी भोजन खाने में जो खर्च होगा वो भोजन का खर्च होगा, प्लस कम से कम 66 स्क्वायर मीटर कपड़ा प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष वो आपको मिलना चाहिए, प्लस ईंधन के लिए यानी कि बिजली वगैरह इन सब के लिए 10%, वस्त्र और भोजन का 10% खर्चा जो है ईंधन बिजली इन सब के लिए, प्लस न्यूनतम मजदूरी का 20% जो है आपको वो आवास, सॉरी 10% जो है वो आवास के लिए, और 20% जो है वो ईंधन और अन्य व्यय के लिए, ठीक है, और प्लस 25% जो है शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए न्यूनतम मजदूरी का। इतना जोड़ करके जो कॉस्ट आएगा वो मिनिमम वेज होगा। क्लियर? तो ये नए कोड में इस पॉइंट्स को भी रखा गया, यानी कि मिनिमम वेज की प्रासंगिकता को आप पहले समझ लिए। अब आते हैं हम लोग ग्लोबलाइजेशन के पॉइंट पर,
कि अब ये क्या कह रहा है कि वैश्वीकरण का क्या क्या पॉइंट कहना है कि वैश्वीकरण कहता है कि भाई न्यूनतम मजदूरी जो है वो सभी जगह तो लागू है नहीं, कुछ उद्योगों में लागू है। और दूसरा क्या है कि अगर न्यूनतम मजदूरी जो है वो अधिक हो जाए तो फिर क्या प्रॉब्लम आएगा? न्यूनतम मजदूरी अगर अधिक हो जाए तो प्रॉब्लम क्या आएगा? अगर हाई होगा तो क्या होगा? नियोजक जो है, दबाव पड़ेगा। हाँ, नियोजक जो है क्या चाहेगा? उसको तो बेनिफिट ऑफ कम होने लगेगा, वेज बढ़ेगा, तो क्या करेगा वो? छटनी करेगा। उद्योगों का पलायन होगा सर, जिससे कि रोजगार के अवसर हाँ, छटनी करना शुरू कर देगा। फिर उसका रिजल्ट होगा कि गरीबी बढ़ेगी और छटनी करना शुरू कर देगा, छटनी करना शुरू करेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, ठीक है। या फिर नियोजक कम लेबर से ही चाहेगा कि भाई काम चला ले। उसके अलावा नियोजक का खर्चा बढ़ेगा तो उद्योग जो है वो भागेंगे, एरिया छोड़ के, उनका पलायन होगा। तो उनका पलायन होगा तो फिर अल्टीमेटली उस एरिया में बेरोजगारी बढ़ेगी। तो ऐसे में जो है मार्केट पर जो है इसको ओपन मार्केट पर छोड़ देना चाहिए, फ्री मार्केट कॉन्सेप्ट में रहना चाहिए। दूसरी बात, जो कैपिटल इकोनॉमी होती है वो जो है उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ओपन मार्केट का कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है कि हम जो है अधिक से अधिक उद्योगों को कैसे बढ़ाएं। तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा में, विश्व बाजार में जो है उद्योग को ज्यादा से ज्यादा आकर्षित करने के लिए सरकारें जो क्या कर रही हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि कितना आसानी से आप हमारे यहाँ व्यापार कर सकते हैं। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है श्रम सुधार, जिसमें है कि हम श्रम कानूनों को लचीला बनाएं ताकि जो है सो नियोजकों को आकर्षण हो हमारे यहाँ काम करने में, क्योंकि हमारे पास श्रम बल की अधिकता है। और ऐसे में अगर मिनिमम वेज वगैरह का जो मैंडेटरी प्रोविजन है उसको रिलैक्स किया जाएगा तो कहीं ना कहीं फिर नियोजक जो है ज्यादा आकर्षित होंगे, चूंकि उनको सस्ता श्रम जो है सो यहाँ पर मिलेगा। तो अधिक न्यूनतम मजदूरी रोजगार सृजन में भी कमी करती है। खुले बाजार की नीति में जो है बाजार की उत्पादकता के आधार पर अगर मजदूरी होगी तो यदि नियोजक के पास ज्यादा उत्पादकता होगी, ज्यादा प्रॉफिट होगा तो वो ज्यादा मजदूरी भी देगा। इस स्थिति में न्यूनतम मजदूरी की कोई प्रासंगिकता नहीं रहेगी क्योंकि उत्पादकता बढ़ गई। दूसरी बात यह भी होती है कि स्टार्टिंग में जब कोई बिजनेस लगाया जाता है तो उसको प्रॉफिट कम होता है और उसके खर्चे उतने ही रहेंगे। बाद में प्रॉफिट ज्यादा होता है, समय के साथ उसका लाभ उसको ज्यादा अर्जित होता है। तो यदि शुरू में ही न्यूनतम मजदूरी का जो है बैरियर ना रहे तो ठीक है, शुरू में मजदूरी तो कम मिलेगी, लेकिन जब उद्योगों का बढ़ावा हो जाएगा, काफी उद्योग लग जाएंगे, उद्योग धंधे अच्छे से विकसित हो जाएंगे, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो है इकोनॉमी में बूस्ट आएगा। और इकोनॉमी में यदि बूस्ट आएगा तो फिर क्या होगा, अल्टीमेटली लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावे जो कैपिटल इकोनॉमी वाले हैं वो ये भी कहते हैं कि भाई जो है आपको मिनिमम वेज वगैरह अगर बढ़ जाता है तो क्या होता है, अल्टीमेटली नियोजक क्या करेगा, अपने घर से तो पैसा देगा नहीं, तो वो क्या करेगा, जो प्रोडक्ट है उसका, जो सामान है उसी का मूल्य क्या करेगा, वो बढ़ा देगा, महंगा हो जाएगा और उसका प्रभाव फिर कहां पर पड़ेगा, समाज पर पड़ेगा। तो ये सारी बातें जो है आपको ग्लोबलाइजेशन के पक्ष में बोली जाती है। डब्ल्यूटीओ भी क्या कहता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा विश्व व्यापार संगठन, वो भी कहता है कि जो है खुला बाजार होना चाहिए। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में खुला बाजार की नीति को अपनाए सारे देश, ताकि कोई भी कहीं जाकर के अपना जो है सो सामान बेच सके। और खुला बाजार की नीति में जो है सो बिजनेस को आसान करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की जाती है, ठीक है, जिसमें कि हमेशा भारत चाहता है कि उसका रैंक बेहतर हो। और इसके लिए जो है सो कहीं ना कहीं अगर वो मजदूरी का हर्डल लगाता है एक बड़ा सा, तो वो कहीं ना कहीं उद्योगों के बढ़ावे में एक रोक जैसा होगा। इसके अलावा जो मिनिमम वेज होता है वो न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। कैसे, माइग्रेशन से। अगर मिनिमम वेज कहीं पे ज्यादा हो और कहीं पे कम हो तो ऐसे में क्या होगा, जहां ज्यादा मिनिमम वेज मिलेगा लेबर वहां माइग्रेट करेंगे। अपने यहाँ भी बिहार के कई सारे लेबर हैं जो बताते हैं कि वो जम्मू कश्मीर या कई अदर स्टेट में जाते हैं, वहां मिनिमम वेज उनको बिहार की तुलना में डबल मिलता है, तो उतने ही काम में उनको डबल लगभग बेनिफिट हो जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, माइग्रेशन भी बढ़ रहा है लोगों का। तो लोग अपने एरिया में जॉब नहीं करना चाहते क्योंकि वहां पर कहीं पे उनको बहुत ज्यादा मिल रहा है मिनिमम वेज वगैरह। तो ये प्रॉब्लम भी एक हद तक कम हो सकती है, खास करके अनस्किल्ड लेबर के मामले में। और ओवरऑल फिर ग्लोबलाइजेशन के सपोर्ट वाले लोग कहते हैं कि भाई अगर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट अच्छे से होगा तो वेज अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, मार्केट में जैसे जैसे उत्पादकता बढ़ेगी, और ये सब डिमांड सप्लाई पर निर्भर करेगा। तो ये सारी बातें आपको हो गई क्या, सपोर्ट में, कि मिनिमम वेज क्यों होना चाहिए, उसके सपोर्ट में भी कुछ बातें हैं, और ग्लोबलाइजेशन के सपोर्ट में भी कि मिनिमम वेज
क्यों नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम वेज के पक्ष में और विपक्ष में दोनों बातें आपने ग्लोबलाइजेशन के पक्ष में बातें समझ ली। अब आपको ये सारी बातों को उल्लेख करते हुए लास्ट में एक कंक्लूजन पर आना है कि भाई इसके तरफ जाते हैं तो ये बातें हैं, ये आवश्यक है, इसलिए इसके तरफ जाते हैं तो ये बातें हैं। अब कंक्लूजन में मेरा अपना मत है, ये हालांकि आप अपना मत अलग भी रख सकते हैं कि मिनिमम वेज के पक्ष में हम लोग को अभी भारत के मामले में जाना चाहिए, क्योंकि वैश्वीकरण के पश्चात जो है आपको आय में असमानता बढ़ी है। ग्लोबलाइजेशन के बाद आय में जो है असमानता बढ़ी है, खास करके आपको जो है अनस्किल्ड लेबर जो होते हैं, जो अकुशल श्रमिक होते हैं, उनके मामले में जो है ज्यादा मार्जिन नहीं आया है। वैश्वीकरण के बाद जो है स्किल्ड लेबर को ज्यादा बेनिफिट हुआ है, लेकिन अनस्किल्ड लेबर को आय में जो है बहुत अंतर देखने को मिलता है स्किल्ड के तुलना में। उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाता है, जानकारी का भी अभाव रहता है। और अपने यहाँ 90% लगभग जो श्रम बल है या उससे भी अधिक जो श्रम बल है वो असंगठित श्रमिकों का है। ऐसे में अनस्किल्ड लेबर को अगर सुरक्षित नहीं किया जाएगा मिनिमम वेज से, तो क्या होगा फिर जो है ये आय की असमानता जो है वो बढ़ती जाएगी। और जो वैश्वीकरण में के पश्चात जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, वो फिर क्या करेगा, इन गरीबों को या इस अनस्किल्ड लेबर को जो है सो इस मतलब प्रतिस्पर्धा के दौर में टिकने नहीं देगा। तो इसीलिए सरकार को रेगुलेट करने की आवश्यकता है, लेकिन उसमें एक लाइन ये भी जोड़ना चाहिए आपको कि रेगुलेशन जो है उस स्तर तक हो जिससे कि उद्योगों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। ठीक है, उद्योगों पर विपरीत प्रभाव न पड़े, साथ ही इतना अधिक या ऐसी स्थिति ना आ जाए कि मिनिमम वेज जो है, न्यूनतम मजदूरी जो है वो बेरोजगारी का कारण न बने। ठीक है, तो ये सब बातें आपको ध्यान देते हुए सरकार को जो है निश्चित रूप से न्यूनतम मजदूरी को रखना चाहिए और उसको समय समय पर नियंत्रित करना चाहिए आवश्यकता अनुसार। क्लियर है आप? आवाज जा रही है? यस सर, आ रही है। हाँ, तो अब ये आंसर क्लियर हुआ आप लोग को? यस सर।